गरीब बहू का खेत और पेड़ के बीच ससुराल। अरे अब की फसल में भी कीड़े लग रहे हैं। अब तो डर है कि फसल खराब ना हो जाए। इसमें खाद की कमी है, कल ही मैं इसमें खाद डाल देता हूँ। अरे समझ नहीं आता, हम तीनों मिलकर इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर में इतनी गरीबी छाई रहती है। और गांव वालों को लगता है कि काफी अमीर हैं, केवल हमारा वो पुश्तैनी घर देखकर। अरे ठीक है, आज का काम हो गया, अब घर चलते हैं, वरना तुम्हारी माँ घर जाते ही सुनाना शुरू कर देगी कि खाने का समय नहीं होता। जी बाबूजी। तीनों घर आ जाते हैं जहाँ श्वेता चूल्हे के सामने मुंह लटकाकर बैठी होती है। क्या हुआ? चूल्हे के सामने ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो? खाना नहीं बना क्या अभी तक? बहू ने तुझे कहा तो था कि बनिया की दुकान से तेल मसाला और सब्जी लेते आना, वरना आज भी दाल चावल मिलेगा। अरे ये भी तो जाकर ला सकती थी। गई थी मैं बनिया की दुकान पर, पुराने हिसाब गिना दिए उसने और सामान देने से मना कर दिया। खेती से भी ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, बाजार में अनाज के दाम कम मिलते हैं, उससे पैसे उतने आ नहीं पाते, और कुछ दिन ऐसे ही मैनेज करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिसके बाद श्वेता चुपचाप दाल चावल बनाकर सबको परोस देती है। क्या माँ फिर से दाल चावल? आपको पता है ना मुझे दाल चावल नहीं पसंद। हम इतने बड़े घर में रहते हैं, उस हिसाब से तो हमें मुर्ग मुसल्लम खाना चाहिए और हम दाल चावल खाते हैं। बेटा, ये घर हमारे पुरखों का है, उन्होंने बनाया था, इसीलिए इतने बड़े घर में रहते हैं, वरना अगर हमारे पास ये घर ना होता तो शायद हमें खेतों में रहना पड़ता। मम्मी हमको तो मुर्ग मुसल्लम खाना है, दाल चावल नहीं। बच्चे अच्छे खाने की जिद करने लगते हैं। श्वेता जैसे तैसे बच्चों को समझाकर खाना खिलाकर सुला देती है। संध्या जी का परिवार इतना गरीब था कि वो मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाते थे, लेकिन गांव वालों को लगता था कि उनके पास खूब पैसा है, क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा था तो कच्चा ही, लेकिन पुराने तर्ज की बनावट और मजबूती उस घर की शान बढ़ाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आए दिन उन्हें खाने पीने की परेशानियां फेस करनी पड़ती थी। साथ ही आस पड़ोस वाले भी उनके घर को देखकर आए दिन बातें बनाते। एक दिन, बनिया काका, आधा पाव तेल दे दो और 1 पुड़िया गरम मसाला। पैसा लाइयो। जी ये लो 50 रुपए। बनिया नोट लेकर ध्यान से देखता है, फिर श्वेता को आधा पाव तेल और 1 पुड़िया गरम मसाला देता है। वहीं श्वेता जब सामान लेकर घर जाने लगती है तो अरे खानदानी घर की बहुएं ऐसे आधा पाव तेल से 1 हफ्ता खाना बनाएंगी तो कैसे चलेगा? इतने पैसे वाले लेकिन सच में कंजूस हैं ये लोग। पुरखा का घर है, वरना इनकी तो नौबत भी नहीं है कि ढंग से रह सके। पैसे हैं, खर्च करना नहीं जानते। श्वेता मोहल्ले की औरतों के सारे ताने सुन रही थी। आप लोगों ने ही कमा कर गड्डी गड्डी रखी है ना हमारे घर में, जो आपको पता है। श्वेता का जवाब सुनकर सारी औरतों का मुंह बन जाता है और श्वेता वहां से चली जाती है। वो बड़ी मुश्किल से पूरा घर संभालती। वहीं धीरज, कमल और गजोधर सभी खेतों में दिन रात मेहनत करते, लेकिन तकदीर में ही शायद गरीबी थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी परेशानियां उनका साथ नहीं छोड़ती थी। वहीं धीरज शादी करने के लिए तैयार नहीं था और नेहा की शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन, अभी घर में 2 शादी करनी बाकी है, गरीबी जान ले रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि नेहा की शादी कैसे होगी। बेटा शादी करने को है, बेटी की शादी कैसे कर दूं, और पैसों की किल्लत अलग। माँ जी, मैं देवर जी से बात करती हूँ। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। और वैसे भी मैं अभी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ कि शादी नहीं होगी। अरे हम माता पिता हैं बेटा, हमें तो चिंता होगी ही ना। गजोधर और संध्या जी दोनों बेटा बेटी की शादी के लिए परेशान रहते। वहीं अच्छा घर देखकर उनके यहाँ रिश्ते भी आते, लेकिन धीरज का कहना था कि जब तक हमारी कोई अच्छी आमदनी नहीं है तो किसी की बहन बेटी को लेकर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। ऐसे दिन बीत रहे थे और समय के साथ धीरज की उम्र भी निकल रही थी। भैया, माँ की बात मान लो, शादी कर लो, वरना अब नहीं हुई तो बाद में दिक्कत होगी। धीरज को खूब समझाने के बाद फाइनली धीरज मान जाता है और वहीं धीरज के लिए जो रिश्ते आ रहे थे, माता पिता उनमें से एक लड़की को देखने जाते हैं। भाई साहब, बहन जी, हम बहुत गरीब हैं, हम अपनी बेटी को ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे। हमें बस लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए, आप कुछ मत दो, बस 2 जोड़े में बहू विदा कर देना, हम खुशी से आपकी बेटी को अपना लेंगे। आप लोग बहुत नेक हैं। इतने बड़े घर से होने के बाद भी आपने एक बार भी गरीबी और अमीरी का नहीं सोचा। अरे हम भी आपकी तरह ही है, और इंसान का घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए भाई साहब। धीरज और नंदिनी भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ समय बाद बड़े ही सिंपल तरीके से दोनों की शादी होती है और नंदिनी विदा होकर ससुराल जाती है। ससुराल की दहलीज पर आते ही नजारा कुछ और ही था। वहां लोगों की भीड़ लगी थी और कुछ सरकारी ऑफिसर वहां आकर घर सील कर रहे थे।
ये क्या हो रहा है? आप लोग हमारा घर क्यों सील कर रहे हैं? और ये सारा सामान बाहर क्यों फेंक दिया आप लोगों ने? हमारा घर खोलो। ये सरकारी प्रॉपर्टी 100 साल पहले आपके पूर्वजों ने लीज पर ली थी और हम पिछले 5 साल से आप लोगों को घर खाली करने का नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नोटिस आया ही नहीं। तभी पोस्टमैन वहां से जा रहा था। अरे ओ पोस्टमैन, यहाँ आओ, ये गजोदर जी हैं, इनके लिए सरकार की तरफ से नोटिस आई थी, आपने इन्हें ला कर दी नहीं? अरे माफ करना साहब, नोटिस तो हर 15 दिन में आ रही थी, लेकिन भूल गया, अभी ला कर देता हूँ। पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन गजोदर जी के नाम की कम से कम 50 लिफाफे लेकर आता है, जो देखकर परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। ये देख लीजिए गजोदर जी, सारे नोटिस आपके नाम के हैं। अब यह सरकार का फैसला है कि लीज की प्रॉपर्टी आपसे वापस ली जा रही है। सर हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम जल्दी घर खाली कर देंगे। ऑलरेडी 3 साल फ्री में रह चुके हो इस घर में, और कितना रहोगे? चलो अब इस प्रॉपर्टी से बाहर हो, या फिर हमें जोर जबरदस्ती का सहारा लेना पड़ेगा। जिसके बाद सरकारी ऑफिसर जबरन घर वालों को घर की बाउंड्री से बाहर निकाल देते हैं और घर पूरी तरह से सील करके वहां से चले जाते हैं। सभी घर के बाहर सड़क पर परेशान बैठे थे। वहां अब क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो घर ही छिन गया। सब लोगों की जलन है, इसी वजह से हम बेघर हो गए, वरना अब तक सब ठीक होता। श्वेता बहू, हमें माफ कर दे, हम तुझे तेरे ससुराल में ले जाने से पहले ही बेघर हो गए। तभी आसपास की औरतें नई बहू को ताने देने लगती हैं। और इनकी बहू तो कुलक्ष्मी है, इनके पाँव ही सही नहीं हैं, आते ही घर वालों को बेघर कर दिया। मेरे घर में ऐसी बहू आई होती तो मैं तो घर से बेघर कर देती। डायन है ये तो। इस तरह सभी छोटी बहू को ताने देने लगते हैं। अरे ओ बुरी काकी, मेरी नई चाची को बुरा क्यों बोलती हो? जाओ अपने घर खाकर सो जाओ, आपके पास तो है ना घर रहने के लिए। माँ तो माँ, बेटी भी तेज है। हमारे घर बहू आई है, आपके घर नहीं ना, तो हम अपना देख लेंगे, आप अपने घर जाओ। घर वालों का सविज रिप्लाई सुनकर पड़ोसनों का मुंह बंद हो जाता है और सभी अपने घर के अंदर चली जाती हैं। अब शाम हो गई थी, दिन ढल रहा था, साथ ही ठंडी सरसराती हवाओं का बहना शुरू हो गया था। अब क्या होगा माँ, हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ सड़क पर कब तक बैठे रहेंगे ऐसे ही? पूरी रात सभी घर के बाहर सड़क किनारे बैठे रहते हैं। रात में ठंड लगने पर श्वेता कुछ लकड़ियां लाकर आग जलाती है और सभी आग की गर्मी में हाथ सेकते हैं। अब जाकर राहत मिली। नहीं बहू, तू भी हाथ पैर सेक ले, कुछ राहत मिलेगी। जी माँ जी। पूरी रात परेशानियों में बीतती है। अगली सुबह के सूरज की किरणों से घर वालों को थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। अरे हमारे तो कोई ऐसे रिश्तेदार ही नहीं है कि हमें सपोर्ट करे, बिना घर के रहेंगे कैसे? अभी तो खेती में जाने का समय हो गया है, खेती भी जरूरी है। अजी, हम अपने खेतों में भी तो रह सकते हैं, ऐसे सड़कों पर भटकने से अच्छा है कि हम वहाँ ही रहें। जिसके बाद दोनों बहुएं, पोता पोती, बेटे बेटी, पूरा परिवार घर से निकाले सारे सामान को एक गठरी में बांध लेते हैं और गठरी लाद कर सारा सामान लेकर खेतों में रहने चले जाते हैं। दूर दूर तक हरियाली, आसपास कोई घर भी नहीं, झोपड़े हैं भी तो बहुत छोटे। ये सब देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं कि खेतों में रहेंगे कैसे। तभी नंदिनी बहू पास से 4 बांस लाकर खेतों में मिट्टी खोद कर उसे गाड़ कर ऊपर से पत्ते डालकर छांव करती है। बहू तू ये क्या कर रही है? माँ जी, अब घर नहीं है तो ये खेत ही मेरा ससुराल है, और आज तो मेरी पहली रसोई है ना, तो आप लोगों के लिए कुछ बनाना भी तो है। वैसे भी पिछले 24 घंटे से किसी ने कुछ भी खाया नहीं है। इतनी परेशानियों में नंदिनी को पहली रसोई करते देखकर घर वालों का मन अंदर से बहुत दुखी हो जाता है कि नई बहू को शादी के दिन से ये दिन देखने पड़ गए। ससुराल में लाई गठरियों में बचा हुआ अनाज भी था। बहू पहले खेत की मिट्टी से चूल्हा बनाती है और सूखने छोड़ देती है, वहीं पेड़ों के पत्तों से पत्तल बनाती है ताकि सभी उसमें खाना खा सकें। खाना बनाने के लिए ससुराल से जो भगोने और कुकर आए थे, बहू उसका ही इस्तेमाल करती है। पानी के लिए खेतों के बगल से बहते नहर के पानी का इस्तेमाल करती है, जो कि खेतों की सिंचाई के लिए सीधा नदी से बहकर आता था, जिस कारण पानी एकदम साफ और पीने लायक था। जिसके बाद बहू पेड़ों से गिरी सूखी लकड़ियां बीन कर लाती है और अपनी पहली रसोई का खाना तैयार करती है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी आज नंदिनी ने सब बनाया था। यह देखकर घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटी भाभी कितनी मेहनती हैं। कल से आज तक इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं हारी। आप लोग इतने उदास क्यों हो? नियति को यही मंजूर था और खेतों में रहने में कोई बुराई थोड़ी ना है। अब आप लोग खाना खाकर बताइए कैसा बना है।
नंदिनी सभी को पत्तल पर खाना परोसती है और नम आंखों से सभी बहू का बनाया खाना खाते हैं। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है माँ पापा, आपने जैसी लड़की मेरे लिए पसंद की है शायद मैं भी नहीं ढूंढ पाता। खेतों में ससुराल बनाकर नंदिनी अपना घर बनाने की कोशिश में लग जाती है। नंदिनी खेतों में पहले तो एक कोने में अपनी रसोई बनाती है जहां वो धूप छांव से बचकर खाना बना सके। वहीं सभी खेतों में ऐसे घर पर खुले आसमान में सोते जिससे रात में बच्चों को सर्दी होती और सास ससुर के शरीर में सर्दी के कारण दर्द रहता। मम्मी बहुत तेज से छींक आ रही है। अच्छी, बार बार हम अपने घर कब चलेंगे? बेटा, अब यही हमारा घर है और कोई घर नहीं है, यही रहना है। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे तबीयत ठीक हो जाएगी। रात में खेतों में ओस और दिन में कड़क धूप के कारण बच्चों की सर्दी जुकाम बुखार बढ़ते ही जाता है। फिर नंदिनी खेतों से जड़ी बूटियां खोज कर लाती है और बच्चों को तुलसी नीम अदरक का काढ़ा बना कर देती है। चाची बहुत कड़वा काढ़ा देती है, लेकिन इससे तो मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। माँ, ये खेतों में घास बहुत गरती है, घर चलो ना। रोज रोज बच्चे श्वेता से घर जाने की जिद करते और श्वेता उन्हें समझा देती। वहीं रात में जब सभी सोते तो घर बहुत गदती। एक रात नंदिनी खेत में सोई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? हमारे नसीब में इतनी गरीबी क्यों है? पैदाइश से गरीबी देखी, ससुराल में जब सुख पाने के दिन आए तो गरीबी का पहाड़ ही टूट पड़ा। सोने पर बैठने पर घास चुभती है, खेतों में चलने पर पैरों में कांटे और खूंटी लग जाते हैं। पानी खाना हर चीज में स्ट्रगल है। आप लोग एक झोपड़ी तक बांधने का खुद से नहीं सोचते ताकि नई बहू के उठने बैठने की तो जगह हो जाए। नंदिनी की बात सुनकर धीरज को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं संध्या जी भी बहू की बात सुन लेती है और अगले दिन, अजी खेतों में इतनी घास, एक झोपड़ी तो बन ही सकती है। दो बहुएं हैं, बच्चे हैं, जवान बेटी है, ऐसे खुले में कब तक रहेंगे? हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं। जिसके बाद धीरज और कमल बांस के पेड़ों से हरी बांस काट कर लाते हैं और नंदिनी और श्वेता खेतों से घास छील कर लाती हैं और नेहा धान का पैरा लेकर आती है। तीनों मर्द मिलकर एक झोपड़ी तैयार करते हैं जिसमें घर वाले आराम से सो सकें। अब घर की औरतों को बैठने उठने के लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। नंदिनी और श्वेता साथ मिलकर लकड़ियां लेकर आती हैं और चूल्हे पर खाना बनाती। वहीं धीरज, कमल और गजोधर तीनों दिन रात खेतों में मेहनत करते ताकि फसल अच्छी जाए। संध्या जी पति और बेटों के साथ निराई गुड़ाई का काम करती। रोजमर्रा का जीवन बड़े ही कष्ट में बीत रहा था। मौसम के बदलने से आए दिन खेतों में बारिश हो जाती थी और खेतों में और झोपड़ी में पानी भर जाता था। एक दिन, भाभी 15 दिन में हमने 4 बार झोपड़ी की घास बदली है। हर 3 दिन बाद बारिश की वजह से ये सड़ जा रही है, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे पति भी तो इतना कमाते नहीं है कि 2 कमरे का घर ही बना सके। लेकिन कब तक ऐसे रहेंगे हम? नंदिनी चूल्हे में खाना बना रही थी और चूल्हे की आग ज्यादा होने के कारण एक लकड़ी निकाल कर नंदिनी साइड रख देती है। खेतों में चल रही तेज हवा से लकड़ी की आग कब झोपड़ी में लग जाती है बहुओं को पता भी नहीं चलता और झोपड़ी घास की बनी होने के कारण तेजी से जलने लगती है। ये देखकर दोनों बहुएं और घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। भाभी जल्दी बाहर चलो वरना हम यहाँ जल जाएंगे। सभी जल्दी जल्दी घर के बाहर आते हैं और तभी गजोधर जी और दोनों बेटे भी झोपड़ी के पास आते हैं। ये कैसे हुआ? श्वेता और नंदिनी कमल को सारी बात बताती है। अच्छा हुआ तुम दोनों को कुछ हुआ नहीं, सब ठीक है। लेकिन ऐसे झोपड़ी में रहना ठीक नहीं है। सही कह रहा है धीरज, ऐसे खुले में रहना भी तो ठीक नहीं है ना माँ जी। घर वाले समस्या का समाधान ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक से श्वेता देखती है कि बच्चों को स्कूल से आए 2 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन वो कहाँ हैं मिल ही नहीं रहे। श्वेता हर जगह आवाज लगाकर बच्चों को ढूंढ लेती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? किसी ने उन्हें पकड़ नहीं लिया। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ है? रक्षा कर भगवान, ढूंढ दो मेरे बच्चों को। श्वेता बार बार भगवान से एक ही मिन्नत कर रही होती है कि बच्चे मिल जाएं। भाभी बच्चे तो कहीं नहीं मिल रहे, मैं भी ढूंढा, ये आसपास के खेतों में भी कहीं नहीं है। सभी घर वाले बच्चों को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी नेहा देखती है कि वो अपने खेतों में एक बड़े से पेड़ के अंदर छुपे हैं। भाभी मिल गए ये शैतान। श्वेता और नंदिनी भागी भागी बच्चों के पास जाती है। खेतों के किनारे एक बड़े से पेड़ के अंदर दोनों बैठकर खेल रहे थे। हम लप्पा छुपी खेल रहे थे, आपने हमें ढूंढ लिया। अब तो छुपने की कोई और जगह ढूंढनी होगी, बुआ ने सारा गेम खराब कर दिया। ऐसे कोई खेलता है क्या? मेरी जान निकल गई थी कि मेरे बच्चे कहाँ चले गए। चलो अब। क्या मम्मी, कहाँ जाए? वो धूप में खेत में बैठने? कब धूप कब बारिश पता ही नहीं चलता। यहाँ रहकर देखो बहुत सुकून है, बारिश धूप सबसे बच जाते हम। मैं भैया तो हमेशा यहीं खेलते।
रिंकी कह ही रही होती है कि पल भर में मौसम बदल जाता है और आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो जाती है। देखा, हमने कहा था ना ये बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। आप लोग भी अंदर आ जाओ, इस पेड़ की छांव में आप भीगोगे भी नहीं। अब सभी पेड़ के अंदर बनी जगह में चले जाते हैं जहाँ बारिश पता ही नहीं चल रही थी। ये पेड़ बाहर से इतना बड़ा नहीं दिखता, लेकिन अंदर इतनी ज्यादा जगह है कि 1-2 मंजिला घर तैयार हो जाए। वाकई ये बहुत बढ़िया है। मैंने फालतू में बच्चों को डांट दिया। नंद और जेठानी की बात सुनकर नंदिनी के दिमाग में एक उपज आती है। दीदी, अगर हम इसी पेड़ और खेत के बीच घर बनाएं तो कैसा रहेगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? नंदिनी सोचती है अगर हम इस पेड़ के अंदर रह सकते हैं तो घर क्यों नहीं बना सकते। हम इसमें लकड़ी से ही घर बनाएंगे और बारिश का पानी यहाँ ना आने के कारण घर भीगेगा भी नहीं और लकड़ियां लंबे समय तक चलती हैं, जिससे उसमें उतनी लागत भी नहीं लगेगी। बारिश के रुकने के बाद नंदिनी और श्वेता अपने काम में लग जाती हैं। वहीं खाने के समय जब फिर से पति देवर जेठ खाना खाने आते हैं तो नंदिनी ये बात उनके सामने रखती है और उन्हें बताती है कि कैसे वो जंगल से लकड़ी लाकर उस पेड़ के अंदर बढ़िया से घर बना सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और जंगल से लकड़ी लाना है तो घर कम पैसों में ही तैयार हो जाएगा। घर वालों को नंदिनी का ये आइडिया काफी पसंद आता है। अगले दिन धीरज और कमल जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं और गजोधर जी बाजार से कीले और हथौड़ी लेकर आते हैं, जिसके बाद नंदिनी के बताए अनुसार तीनों मिलकर घर तैयार करते हैं। सबसे पहले लकड़ियों के पल्ले कीलों से जोड़कर दीवार बनाते हैं, फिर खिड़की काट कर घर में लगाते हैं और फिर दरवाजे तैयार करते हैं और देखते ही देखते खेत और पेड़ के बीच एक बहुत ही सुंदर सा घर तैयार होता है। ये घर में कुछ कम लग रहा है, क्यों बच्चों? बुआ, हम जैसे नन्हे नन्हे फूल कम है और क्या। अरे छुटकी, तू तो बहुत बोलती है लेकिन सही बोलती है। चलो अब फूल पौधे लेकर आते हैं। अब घर लग रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा इतना सुंदर घर बनकर तैयार होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। ये सब नंदिनी के कारण ही हो पाया है। अगर देवरानी जी का दिमाग ना लगता तो कम पैसों में इतना सुंदर घर बनाना पॉसिबल ही नहीं था। जिसके बाद नंदिनी घर के अंदर जाने लगती है कि सास उसे रोक देती है। तुम घर के अंदर नहीं जा सकती बहू, कम से कम 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल भी नहीं। सास की बात सुनकर नंदिनी आश्चर्यचकित रह जाती है और वो उनके कहे अनुसार ही करती है। वहीं खेतों की फसल भी तैयार हो चुकी थी। पता है श्वेता, इस बार की फसल सबसे अच्छी हुई है और बाबूजी तो कह रहे थे कि बेचने पर अच्छा मुनाफा होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो कितना बढ़िया होगा ना जी। हाँ, फिर आपके घर में राशन भी भर दूंगा। मुझे पता है तुम लोग बहुत मेहनत करके घर चलाती हो। बच्चों की स्कूल फीस भी बाकी है, वो भी देनी है। ठीक है, मैं उसका भी जुगाड़ कर दूंगा। अब सभी घर वाले फसलों की कटाई में जुट जाते हैं। फसलों की कटाई के बाद गजोदर जी अपने बेटों के साथ उसे बेचने बाजार जाते हैं, जहाँ उनकी फसल इतनी अच्छी थी कि उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलती है। वहीं वो खुशी से पैसे लेकर घर आते हैं। वहीं नंदिनी अब उदास थी कि घर वाले उसे घर में क्यों नहीं आने दे रहे। वहीं जेठानी नंद और सास मिलकर नंदिनी के गृह प्रवेश की तैयारी में लग जाती हैं। ये लो भाग्यवान, तुमने जैसा कहा था वैसे ही फूल और मिठाई लाया हूँ। आज तो दुगनी खुशी का दिन है। हमारी बहू रानी है ना, लक्ष्मी का रूप। फिर संध्या बहू और बेटी की मदद से पूरा घर सजाती है और फिर नंदिनी के पास जाकर उसे एक नई साड़ी देती है। फिर संध्या बहू और बेटी की मदद से पूरा घर सजाती है। बहू, तुमने अपनी विदाई के दिन से ही ससुराल में दुख झेला। आज हम तुम्हारे उन सारे बलिदानों के बदले थोड़ी सी खुशी देना चाहते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। नंदिनी सास की दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और जेठानी और सास मिलकर नंदिनी को दरवाजे पर लेकर आती हैं। आज तो भाई नई चाची का गृह प्रवेश है। हाँ भाभी, आप जब से आई हैं घर नहीं था तो गृह प्रवेश हुआ ही नहीं। अब तो घर हो गया है ना, इसीलिए हम सब गृह प्रवेश करना चाहते हैं। संध्या जी नंदिनी की आरती उतारती हैं और उसका तिलक करती हैं। बहू, अब अपना दाहिने पैर लोटे में मारकर अंदर आओ। नंदिनी दाहिने पैर से कलश भरा चावल गिराकर घर में आती है। सभी नंदिनी के गृह प्रवेश पर उसका तालियों से स्वागत करते हैं। तुम्हारे खेत में पेड़ के बीच बने ससुराल में तुम्हारा स्वागत है बहू। बहू माफ करना, तुम्हारे लिए हम वो नहीं कर पाए जो हर बहू डिजर्व करती है, लेकिन तुमने हमारे लिए बहुत किया। पापा जी, माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं, तभी तो बच्चे माँ बाप के लिए करते हैं ना। और आपने तो अपना बेटा मुझे सौंप दिया। आपकी और मेरे ससुराल का ख्याल रखना अब मेरा कर्तव्य है। जिसके बाद नंदिनी खुशी से अपने पेड़ और खेतों के बीच के ससुराल को संभालने लगती है। अच्छी फसल के कारण अब घर में खाने पीने की किल्लत कम हो गई थी। एक दिन जब कमल बाजार से लौट रहा था तो वाह, क्या खुशबू आ रही है समोसे की।
घर वालों के लिए लेते चलता हूँ। बहुत दिन हो गए समोसे खाए, सब खुश हो जाएंगे। कमल सभी के लिए समोसे ले आता है और घर के लिए सब्जी भी। भैया आपको इतना खर्च नहीं करना था, हम अमीर भी नहीं हुए हैं कि इतने पैसे उड़ाएं। जो खाना है आप बता दीजिए, हम घर पर बना लेंगे, इससे पैसे भी बचेंगे और हम आगे की चीज सोच पाएंगे। नंदिनी की बातें घर के सभी मेंबर्स को बहुत हद तक ठीक लगती हैं। बाऊजी मैं सोच रही थी हमारे खेतों में घर के बगल में कुछ ही दूरी पर सब्जी की खेती करूं। देखो ना सब्जी कितनी महंगी है, बाजार से लाई सब्जी कब तक खाएंगे, वो बासी भी होती है और महंगी भी। बहू गृहस्थी तो तुझे चलानी है, तेरे बूढ़े ससुर को नहीं, जो सही लगे वो कर। जिसके बाद नंदिनी और श्वेता मिलकर घर के कुछ दूरी पर टमाटर, गोभी, प्याज, आलू जैसी सब्जियों की खेती करती हैं, जिससे अब घर का खर्चा और कम हो जाता है। वहीं गेहूं चावल की फसल तो ऑलरेडी खेतों में उगाई जा रही थी। अब घर के सभी मेंबर मिलकर बड़ी मेहनत से खेती करते हैं। ससुर, पति, देवर अनाज उगाते, दोनों बहुएं रसोई से फ्री होती तो सब्जियों में लग जाती, जिससे अब सब्जियों की फसल भी इतनी अच्छी हो गई थी कि घर के साथ बेचने भर की सब्जियां भी निकल आती थी। बेटा धीरज देख रहा है बहू के फुलवारी में कितनी सब्जियां उगी हैं। क्यों ना तू और कमल हर बाजार जाकर सब्जी बेच आया करो, 4 पैसे ही मिल जाएंगे। अरे वाह माँ, ये आइडिया तो काफी अच्छा है। जिसके बाद कमल और धीरज हर बाजार जाकर बाजार में सब्जी बेचते, जिससे फाइनेंशियली थोड़ी और मदद हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पैसे आने से धीरे धीरे बहू ने अपने खेत और पेड़ के बीच बने घर को और सुंदर बना लिया था। घर के बाहर खेत, फूल, पत्ती और सब्जियां, वहीं पूरा घर लकड़ी से बना। वहीं बहू घर में चूल्हे पर ही खाना बनाती और रसोई में मिट्टी के ढेर सारे बर्तन रखे थे। दोनों बहुओं ने रसोई बहुत ही सुंदर ढंग से सजा रखी थी। एक दिन गांव की पड़ोसनें खेत घूमने आती हैं। अरे रे, ये कजोधर भाई साहब ने खेतों में बंगला कब बांध लिया? 6 महीने पहले तो सिर ढकने का छत नहीं थी, आज पेड़ और खेत के बीच इतना बड़ा घर। वाह भाई कितना सुंदर है, चलो देखते हैं। चारों पड़ोसनें संध्या जी के खेत और पेड़ के बीच बने घर में आती हैं। अरे तुम सब यहाँ कैसे? अब बड़ा घर बना लिया तो क्या हमको पहचानोगी नहीं क्या संध्या? मैंने कब आप लोगों को पहचानने से मना किया दीदी? पड़ोसियों को कोई भूलता है भला? इतनी जल्दी इतना बड़ा घर, क्या बात है, मानना पड़ेगा। अब किसको ठगा? अपने जैसा ठगी के खानदान का समझी हो क्या काकी? हमारी मेहनत है ये सब। श्वेता के सीधे सटीक जवाब से सभी का मुंह बन जाता है। तभी नंदिनी सभी के लिए चाय और बिस्किट लेकर आती है। तुम तो बड़ी अमीर हो गई हो, आटे की बिस्किट खाई जा रही है। आंटी जी चिंता ना करें, आपकी बराबरी नहीं कर सकते हम तो। जलिए नहीं, आपने जिस बहू को कुलक्षणी कहा था उसी ने ये बिस्किट अपने हाथों से बनाया है। दूध भी घर का है, हमारी गाय खेतों में बंधी है। नंदिनी की बात सुनकर पड़ोसनें और जल भुन जाती हैं। सभी चाव से मुंह बना बनाकर चाय बिस्किट हजम कर जाती हैं। वहीं सारी पड़ोसनें ऐसे संध्या जी का फिर से घर बनते देखकर काफी हैरान थी। ये कैसे बना? हमारी चाची के दिमाग से आंटी। इस घर में तो सब बहुत बोलने लगे। चलो दामिनी बहन अब चलते हैं। संध्या बहन अब गया लेते हैं। चारों पड़ोसनें मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। क्या हुआ? ये काकी लोग ऐसे क्यों चली गईं? आग लगाने आई थी, हमने उनकी जलती आग पर घास लेट डाल दिया, इसीलिए चली गई। चलिए आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, घर में किसी भी मौसम में कोई दिक्कत नहीं होती और सब्जी उगाने और अनाज की भी पैदावार के कारण पैसों की तंगी भी कम हो गई थी। वहीं नंदिनी ने 2 गाय और ले ली थी ताकि वो दूध दूकर उसे गांव की डेयरी पर दे आए, जिससे कुछ पैसे और मिल जाएंगे। जहां हर बाजार कमल और धीरज सब्जी बेचने जाते तो डेली सुबह शाम संध्या जी गांव की डेयरी पर दूध ले आती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अजी ये देखो, 6 महीने में नेहा की शादी के आधे पैसे जमा हो गए। 6 महीने में इसके डबल हो जाएंगे माँ जी, आप चिंता ना करें। जिसके बाद सभी और मेहनत करते हैं। पूरा परिवार दिन रात अपने अपने कामों में लगा रहता है और कुछ ही महीनों में उनके हालात सुधर जाते हैं। वहीं नंदिनी के पेड़ और खेत के बीच बना ससुराल भी पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। एक दिन संध्या जी, बेटी के लिए रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी करता है। माँ फालतू चिंता करती हो, आपसे दहेज किसने मांगा? बिना 1 रुपए लिए वो हमारी नेहा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार है। पूरे गांव में आजकल हमारे घर के ही चर्चे होते हैं और लड़के वालों को जब हमारे बारे में पता चला कि कैसे हमारा सब कुछ लुटने के बाद हमने हासिल किया है, उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही मेहनती घर की बहू लाना चाहते हैं जिसने दुनिया समझी हो और समझदार हो।
नेहा का रिश्ता लगने से सभी खुश थे। लड़के वाले आकर नेहा को देखकर जाते हैं और कुछ ही दिनों में घर वाले धूमधाम से नेहा की शादी करते हैं और बेटी अपने खेत और पेड़ के बीच में बने ससुराल से विदा होती है। बुआ आपकी बहुत याद आएगी कि कैसे हम यहाँ लुका छिपी खेलते थे। जल्दी आना नेहा। नेहा की विदाई हो जाती है। वहीं अब श्वेता और नेहा दोनों अपना ससुराल संभालने लगती हैं और अब सुख आए दुख आए घर वाले हार नहीं मानते। सभी मिलजुल कर घर में एक दूसरे का बराबर सहयोग करते हैं और दोनों बहुएं खुशी से अपने पेड़ और खेत के बीच बने ससुराल में रहने लगती हैं, जहां वो खेती भी करती हैं और अपना ससुराल भी संभालती हैं। वहीं एक दिन हमारे घर के सामने तो बहुत सारी जगह है, अब मैं सोच रही हूँ यहाँ एक बैठक बना देते हैं, क्यों दीदी? जहाँ माँ जी पापा जी बैठकर सुबह सांझ धूप सेक सकेंगे और बच्चे खेल सकेंगे। हाँ, ये आइडिया बढ़िया है। और इस तरह नंदिनी अपने ससुराल को दिन ब दिन बेहतर करने में लगी रहती है और कम पैसों में पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लेती है।